आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधनों की। ऊर्जा जिसे इंग्लिश में एनर्जी कहा जाता है, बिना ऊर्जा के सब व्यर्थ है। जिस व्यक्ति, चाहे तो मनुष्य के तौर पे देख लें, मशीनरी के तौर पे देख लें, उद्योग धंधे के तौर पे देख लें, इस ब्रह्मांड के सृजन में भी ऊर्जा का ही महत्वपूर्ण योगदान है। बिना एनर्जी ऊर्जा के कुछ नहीं होता। आपकी गाड़ी चलना है, मोटरसाइकिल चलना है, आपकी कोई फैक्ट्री चलना है, आपको खुद को चलना है, तो ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए। हमको ऊर्जा जिस प्रकार से भोजन से प्राप्त होती है, उसी प्रकार से हमारे ट्रैक्टर, कार, बस, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जो भी हमारे वाहन हैं या हमारे जो उद्योग धंधे हैं, वो सब काहे से चलते हैं? ऊर्जा से ही चलते हैं। इस प्रकार से भाई ऊर्जा के जैसे मनुष्य के लिए साधन भोजन है, ऐसे ही अन्य वाहनों के लिए, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, कार, बस इत्यादि के लिए, या फैक्ट्री उद्योगों के लिए भी ऊर्जा के अलग अलग स्रोत होते हैं, स्रोत जिनसे ऊर्जा वह प्राप्त करते हैं। मध्य प्रदेश या किसी भी देश या दुनिया के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में उसकी समृद्धि निर्भर करती है उसके ऊर्जा के स्रोतों पर। जब तक हमारे पास डीजल, पेट्रोल, कोयला ये नहीं होंगे, ना हम अपनी फैक्ट्री चला सकते हैं, ना ही हम अपने गाड़ी, वाहन, जो भी है ट्रांसपोर्ट, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बिना ऊर्जा के तो कुछ काम हो ही नहीं पाएगा। सुन ले रे, ये बार बार मत कर, पढ़ ले, पेन गिर गया हुआ है। मैं जहाँ प्रवचन थोड़ी दे रहा हूँ कि महाराज जी होंगे, सुन ले, मैं कुछ काम की बात कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? सुन रहा होगा तू? मैं कब बता रहा हूँ? ऊर्जा को महत्व बता रहा हूँ, ऊर्जा क्या होता है, सुन ले जैसे। अब देखिए कि भाई मध्य प्रदेश में ऊर्जा के साधनों की बात करने से पहले हम ऊर्जा के ओवरऑल साधन की बात कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी उद्योग धंधे, कारखाने या वाहन चलते सब एनर्जी से ही हैं, ऊर्जा से ही हैं। और ऊर्जा के जो स्रोत हैं, उनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो प्रयोग के आधार पर, और दूसरे उपलब्धता के आधार पर। यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं के आधार पर दो प्रकार के हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। मतलब जिनका हम पहले से उपयोग करते चले आ रहे हैं, पहले से ही। जैसे हम पहले से उपयोग काय कर रहे हैं भाई, जैसे हम पहले से उपयोग कोयले कर रहे हैं, काय कर रहे हैं? कोयले का। तो कोयला क्या है? परंपरागत। परंपरा से रूढ़िगत करते हैं, ये परंपरागत मिलता है। कहीं कहीं पर ये लिखा मिलता है हमको रूढ़िगत, रूढ़िगत भी लिखा मिलता है, रूढ़िगत। तो पहले से करते जा रहे हैं। जैसे हम पेट्रोलियम पदार्थ, जैसे डीजल कह दें या पेट्रोल कह दें, ये सब काय में जाते हैं? पेट्रोलियम में जाते हैं, पेट्रोलियम ईंधन। या हम कह सकते हैं जल विद्युत, पानी से बिजली बनाने का काम हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं, ठीक है। ताप विद्युत तो वो कोयला से हो गया ना, कोयला कोई क्या बोलते हैं? ताप विद्युत। ताप विद्युत, ताप विद्युत कहाँ से बनती है? कोयला से बनती है। जिनका उपयोग हम पहले से करते चले जा रहे हैं वो सब क्या कहलाते हैं? परंपरागत ईंधन स्रोत। गैर परंपरागत क्या है? मतलब जिनका हम अभी करना सीख रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर नहीं होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा स्रोत हैं, या मैं कह दूं क्या, पवन ऊर्जा, या मैं कह दूं बायोगैस। तो बायोगैस मतलब गोबर वाली गैस। या मैं कहता हूं कि साहब भाई जैसे परमाणु ऊर्जा, नाभिक की रिएक्टर से प्राप्त होती है परमाणु ऊर्जा। ये हमारी सब क्या है, जिनका हम अभी नया करना सीख रहे हैं। और भी हो सकते हैं। बताया मैंने आपको कि परंपरागत और गैर परंपरागत में क्या अंतर, जिनका पहले से उपयोग करते चले आ रहे हैं, जिनका हम नया करना सीख रहे हैं। दूसरा है उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर मतलब क्या, इसमें दिया है नवीनीकरण और अनवीनीकरण। नवीनीकरण का मतलब होता है कि जिनका हम उपयोग बार 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 कर सकते हैं। और अनवीनीकरण का मतलब होता है एक बार उपयोग करने के बाद हम जो नष्ट हो जाते हैं, जो हमारे लिए आगे और भविष्य में उपलब्ध नहीं हो सकते, जिनके भंडार कैसे हैं, सीमित हैं, उपयोग किया और खत्म हो जाता है। जैसे अब मैं कहूँ कि साहब कोयला है, तो देखिए कोयला है आपके पास बिल्कुल एक सीमित मात्रा में है, जला दोगे राख हो जाएगा, दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा साहब सौर एनर्जी है, सूर्य ऊर्जा है। सूर्य तो हमारा लगभग 5 अरब साल तक चलने वाला है, तो उसमें तो कोई ऐसा नहीं कि साहब एक बार धूप से हमने एनर्जी बना ली तो अब दोबारा एनर्जी नहीं बन सकती। धूप उगेगी, एनर्जी बनती रहेगी। या मैंने कह दिया पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, हवा चलेगी चलेगी, हवा से पवन चक्कियां घूमेंगी घूमेंगी। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार मतलब क्या, समुद्र में जो लहरें आती हैं, ज्वार ऊर्जा।
तो ये सब ऐसी एनर्जियां हैं जिनका हम नवीनीकरण कर सकते हैं। मैंने कोयला कहा या मैंने कहा क्या पेट्रोलियम, ये एक बार या आपने यूज कर लिया फिर इनका आप दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, है ना। या प्राकृतिक गैसें कहती हैं, जैसे हमारी सीएनजी या एलपीजी जो हमारे सिलेंडरों में भरी जाती है घर में, है ना। तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक गैस मीथेन, ईथेन, है ना, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब हाइड्रोकार्बन गैस, इन्हें हम नेचुरल गैसेस कहते हैं। तो ये सभी कैसे हैं, अनवीनीकरण है, यूज कर रहे हो खत्म हो जाएंगी, ये चलती रहेंगी। तो आपको समझ में आए, उपलब्ध प्रयोग के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर। ये अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रख लेना। जैसे मैंने कहा कि जल विद्युत, आपसे कहा यहाँ पर जल विद्युत तो हमने यहाँ परंपरागत में रखा, लेकिन जल विद्युत को हम यहाँ पर क्या में रखेंगे, नवीनीकरण में। क्योंकि पानी से आप अगर एक बार डैम बना के नदी पर आप लाइट बना लोगे तो क्या उस पानी को आगे दोबारा रोक के डैम बना के दोबारा उससे बिजली नहीं बनेगी क्या? भाई दूध थोड़ी एक बार मलाई निकलेगी ही नहीं, वो तो उससे उसके प्रेशर से टरबाइन घूमता है, ऊपर ऊंचाई पर पानी को रोक दिया, डैम बनाया, छोटे से रास्ते से पानी को निकाला, उस रास्ते में टरबाइन लगा दिया, पानी प्रेशर से निकलेगा, टरबाइन घूमेगा, विद्युत बनेगी। तो ये सब क्या है, नवीनीकरण है। ये परंपरागत जिनका पहले से उपयोग करते आ रहे हैं, गैर परंपरागत नया करना सीख रहे हैं। नवीनीकरण जिनका बार बार उपयोग कर सकते हैं, अनवीनीकरण जिनका बार बार उपयोग नहीं कर सकते, इतनी सी बात है। बात सही में आपको। अब मध्य प्रदेश में हम ऊर्जा के स्रोतों की अगर बात करेंगे, या पर जैसे ये ऊर्जा के स्रोत जो दिए नवीनीकरण या अनवीनीकरण, तो नवीनीकरण में क्या क्या है, सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस है। अनवीनीकरण में कोयला है, प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल है, जैविक ईंधन है, जो भी जीवाश्म से बने हैं, फॉसिल फ्यूल, ठीक है, बायोफ्यूल जिन्हें कह सकते हैं। एमपी की बात करें तो राज्य में सर्वप्रथम जल विद्युत का उत्पादन ग्वालियर में 240 किलोवाट स्टीम टरबाइन, स्टीम का मतलब होता है भाप, जो भाप बनाया हमने कोयले से लाकर, वर्ष 1905 में किया गया। यानी मध्य प्रदेश में पहली बार जल विद्युत का उत्पादन, पानी से हमने जो लाइट बनाई थी, स्टीम मतलब पानी को भाप बनाकर क्या टरबाइन को घुमाया था, 1905 में पहली बार हमने मध्य प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन किया था। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की स्थापना 1945 में की गई थी। राज्य में 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम, ये विशेष तौर पर लिख लेना आप लोग, है ना, कि ये 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम, अधिनियम मतलब होता है कानून, और ये विद्युत विभाग की स्थापना 1945 में हुई थी। 1 सितंबर 1950 को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, वेरी वेरी मोस्ट, देश का पहला मंडल जिसका मुख्यालय कहां पर है, जबलपुर में। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जो हमको वर्तमान में लाइट प्रदान करता है, बिजली प्रदान करता है, वो है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल। वो कहां पर है, जबलपुर में। विद्युत मंडल जबलपुर में, और विद्युत निगम भोपाल में। मंडल अलग है, निगम अलग है। मंडल जबलपुर में है और निगम भोपाल में। तो 1950, 1 सितंबर 1950 में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जो देश का प्रथम है उसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जबलपुर में। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का पावर मैनेजमेंट कंपनी में अप्रैल 2012 में विलय कर दिया गया। आपको पता है ना, सुन ले, बतरामती पीछे निकलने पड़े देता हूँ भैया का ब्याल में। पावर मैनेजमेंट कंपनी, आपको पता है ना, मध्य प्रदेश में अब अपन सुनते रहते हैं कि साहब बिजली प्राइवेट हो गई। पहले क्या होता था कि साहब विद्युत मंडल सरकारी कंपनी जो है, जिसकी लाइट बनती है, जैसे राजघाट डैम में लाइट बनी, वो आई, हमारे जो है विद्युत मंडल इसको सप्लाई करता था, घर घर तक पहुंचाता था, ठीक है। और बहुत विद्युत की चोरियां होती थी, बहुत ज़्यादा कंपनी को घाटा लग रहा था, मंडल को घाटा लग रहा था, तो उन्होंने कर दिया, बिजली को दे दिया ठेके पे, भाई हम बना रहे हैं, आप सप्लाई करो और आप ही लोगों से पैसा वसूल करो। इसलिए आप देखते हैं, अब 1 महीने अगर आपने बिल जमा नहीं कर पाया, 2 महीने बिल जमा नहीं कर, तुरंत लाइट काट जाते हैं। पहले नंगे तार हुआ करते थे, हम कुंडी भिदो करके लाइट जला लेते थे, अब सब में केबल डल गई, बिल्कुल सिस्टमेटिक काम चलता है। विद्युत मंडल वाले मतलब अधिकारी कर्मचारी इतने ज़्यादा तानाशाही करते हैं, वो किसी की सुनते नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी के, वो किसी के बाप के नहीं दबे, उन्हें डर ही नहीं है नौकरी का। मंत्री विधायकों के फोन नहीं उठाते, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो प्राइवेट एम्प्लॉय है, इसलिए वो अपने आप में बॉस हो गए। तो ये कौन सी कंपनी है, पावर मैनेजमेंट कंपनी, जिसमें हमने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का क्या कर दिया गया है, विलय कर दिया गया, ठीक है। अब इसके जरिए मध्य प्रदेश में बिजली की सप्लाई होती है। राज्य में ऊर्जा विकास निगम वर्ष 1982 में स्थापित किया गया। ऊर्जा विकास निगम ये अलग चीज है, ये मतलब राज्य में कितने प्रकार की एनर्जियां बन सकती हैं, उनके विकास के लिए हमने एक निगम बनाया है,
राज्य ऊर्जा विकास निगम। यह 1982 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 19 फरवरी 1984 को इंदौर में की गई थी। 1982 ऊर्जा विकास निगम, इसको जरा गूगल पे सर्च करना एक बार। नहीं, हालांकि ऊर्जा विकास निगम को सर्च करो। पोषण उत्पादन एवं विद्युत वितरण हेतु कंपनी अधिनियम 1956 के तहत विद्युत कंपनियों का गठन जुलाई 2002 में किया गया। सिंगरौली, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है भैया, वेरी वेरी मोस्ट। सिंगरौली आप जानते हैं मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जानी जाती है। इसको जरा सर्च कर लेना एक बार, कोई है 1982 है, ठीक है 82 है। विश्व के तीसरे, एशिया के पहले लेजर परमाणु अनुसंधान केंद्र, आपको मैंने कल ही पढ़ाया था, परसों, उद्योग लेजर बताया था मैंने, जब बहुत सारी किरणों केंद्र की स्थापना 19 फरवरी 1984 में इंदौर में। इसके साथ नाम बदला गया था क्या? राजा रमन्ना फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसा रखा गया इसका नाम, बताया था कल मैंने। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन क्षमता मध्य प्रदेश में 28,000 मेगावाट है। सबसे कोयले से, बिजली से, अपना परमाणु ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, जल विद्युत, सब सारी मिला के कितनी है? 28,000 मेगावाट 2022-23 का ये आंकड़ा है, ठीक है। तो कुल हम कितनी लाइट बना रहे हैं मध्य प्रदेश में? 28,000 मेगावाट बना रहे हैं, ठीक है। और हर साल हम इसको बढ़ाते ही जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। मध्य प्रदेश में विद्युत उपयोग की बात करें तो मध्य प्रदेश में विद्युत का उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में होता है। जो हम जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, अब वो काय में उपयोग हो रहा है? कृषि में हो रहा है, पानी देने के लिए हम, और घरेलू उपयोग में हो रहा है, और कायम हो रहा है उद्योगों में, फैक्ट्रियों में हो रहा है। मध्य प्रदेश में विद्युत का सर्वाधिक उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में 20.50%, कृषि क्षेत्र में 40.8% होता है। तो सर्वाधिक कायम हो गया कृषि क्षेत्र में हुआ, उद्योगों में कहाँ से हो गए? इसमें सब कुछ मिला के आ जाएगा मतलब। तो सबसे ज़्यादा हमारा कायम हो रहा है औद्योगिक क्षेत्र में हो रहा है। कृषि क्षेत्र में उन्होंने क्या मिला दिया है साथ, जो अपना घरेलू उपयोग भी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो टोटल सबसे ज़्यादा कायम हो रहा है औद्योगिक क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में ऊर्जा के स्रोत हमने देखा कि दो प्रकार के, जिनका हम पहले से उपयोग करते आ रहे हैं, परंपरागत, और जिनका नया करना सीख रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? गैर परंपरागत। परंपरागत आप समझ रहे हो, परंपरागत में कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं। और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का तापीय मतलब होता है, ध्यान रखना, तापीय कह दूं मैं या मैं कह दूं थर्मल, इसका मतलब होता है कोयले से लाइट बनाना। क्या होता है? एवं जल विद्युत मतलब पानी से, और नाभिकीय ऊर्जा से में विभाजित किया गया है। तापीय विद्युत ग्रह की बात करें हम, तापीय विद्युत मतलब क्या है? यहाँ कोयले से लाइट बनती है। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया, जैसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमने कहा था अभी कितनी के साथ 28,000 मेगावाट लाइट बनती है ना? ज्यादा होगा, एक जीरो कम कर दो, ठीक है। अब ये इतनी जो लाइट बन रही है, तो इसमें से 70 या फिर 65, 65 से 70%, क्या कह रहा हूं मैं? 65 से 70% लाइट काय से प्राप्त बनती है? कोयले से। अब जरा दिमाग लगाओ, हमने एक बड़ा पॉइंट कही है कि भाई मध्य प्रदेश में कुल जितनी भी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, सबसे मिलाकर के पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, फलाना ठिकाना, सबसे मान लीजिए 100 मेगावाट हो रहा है, उसमें से 70 मेगावाट के लिए काय से बन रहा है? कोयले से लाइट बनाने के लिए। मतलब इतना ज़्यादा कोयले से लाइट क्यों बन रही है, अन्य से क्यों नहीं? क्योंकि मध्य प्रदेश में तो बहुत सारी नदियां भी हैं, 206 नदियों का माया कहा जाता है। भाई देखो, जैसे मैंने कहा कि जल विद्युत जो है, उस पे जल से विद्युत बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? हमें एक नदी पर जो होता है एक डैम बनाना पड़ता है, और डैम बनाकर नदी के पानी को रोका जाता है, और फिर उससे हम छोटे से रास्ते से पानी निकालते हैं, टरबाइन लगाते हैं, टरबाइन घूमती है और लाइट बनती है। एक बार मैं सब बच्चों को ले गया चंदेरी कोचिंग क्लासेस के बच्चों को घुमाने गया, तो हमने सब देखा था यहाँ पर कि लाइट किस तरीके से बनती है। लेकिन ये काम बहुत महंगा है। इसमें डैम बनाने के लिए
करोड़ों अरबों रुपए खर्च होंगे। टरबाइन मरबाइन और फिर बहुत लाइट भी बहुत कमी बनती है। इसकी अपेक्षा अब सोलर पैनल भी आप जानते हैं कि छोटे छोटे पैनल बहुत महंगे आते हैं, फिर उनमें से लाइट बहुत कम बनती है। पवन ऊर्जा में एक पवन चक्की लगाओगे, करोड़ों रुपए की पवन चक्की लगेगी और लाइट बनेगी चिन्नूक सी। बस है ना। तो इसलिए अब कोयले से लाइट क्या होता है कि भाई कोयला तो फ्री में मिल रहा है, जमीन में गया है, उठाई गेंती, खोद लाए फावड़े से, वो खोद के आग लगा दी, वहां ऊपर धरो एक भगोना, पानी को भर के, पानी उबलेगो, भाप बनेगो, और भाप को छोटे से रास्ते से को निकाल दिया पाइप से, वो ऊपर लगा दिया टरबाइन, उस भाप के प्रेशर से, भाप में स्टीम में बहुत प्रेशर होता कि नहीं होता। अरे कुकर फट जाता है अगर ढक्कन सीटी ना बजे तो, कितनी उसे स्पीड से निकलती है उससे। तो ऐसे जब भाप बनता है पानी तो प्रेशर से टरबाइन घूमता है। तो उसमें क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, कोयला और पानी। कोयला में आग लगा दो, पानी गर्म होगा, बन जाएगी। लेकिन अब इससे नुकसान क्या है? नुकसान इससे ये है कि ऊर्जा का सबसे सस्ता साधन तो कोयला है, पर जो चीज सस्ती होती है वो नुकसानदायक होती है, हम जानते हैं। कैसे जानते हैं भैया? कि कोयला को जलाओगे, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनेगी, जो हमारे वायुमंडल को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। ग्लोबल वार्मिंग, भूतापीय, क्लाइमेट चेंज, ये सब काय की वजह से हो रहे हैं? CO2 के बढ़ने से। ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा? CO2 भारी गैस होती है, चारों तरफ जमा हो जाती है, सूर्य का प्रकाश आ जाता है पर वापस टकरा के जा नहीं पाता, यहीं जमा होता रहता है, पृथ्वी गर्म होगी। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल मतलब दुनिया, वार्मिंग माने गर्म होना, काय की वजह से? CO2 की वजह से। प्रकाश आ गया पर जा नहीं पाया। फिर जो ग्लेशियर हैं, बड़े बड़े बर्फ जो हमारे ध्रुवों पर, क्षेत्रों पर, पहाड़ों पर जमा हुआ है, वो सब पिघल जाएगा, पिघल के आ जाएगा समुद्रों में, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, हमारी दुनिया के छोटे मोटे द्वीप मीप जो समुद्र के किनारे बसे शहर हैं सारे डूब जाएंगे। इस तरीके से दुनिया में मौसम भी परिवर्तित हो जाएगा, सारी समस्याएं हो जाएंगी। इसीलिए हमने कहा कि है तो सही कि भाई सबसे ज़्यादा, पर दिक्कत ये है यहाँ पर कि भाई ये नुकसान भी करता है। पर हम विकासशील देश हैं और हम अभी इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते कि हम हजारों करोड़ों पवन चक्कियाँ लगा दें, कि हर घर के ऊपर सोलर पैनल लगा दें, या बहुत ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन कर पाएँ। इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हम ऊर्जा, इतना पैसा इन्वेस्ट करें और ऊर्जा जरा सी आए जिससे हमारी आपूर्ति ना हो पाए। इसलिए हम लोग अभी भी कोयला पर आश्रित हैं। दुनिया भर के देश पृथ्वी सम्मेलन, फलाना सम्मेलन, परमाणु अपना पर्यावरण सम्मेलन, दुनिया भर के विकसित देश होते हैं, बैठते हैं। कोपेनहेगन, कहीं कहीं दुनिया में बड़े बड़े सम्मेलन हुए हैं, उनमें ये बात रखी जाती है कि भैया ऐसे अगर तुम कोयला जलाते रहोगे तो दुनिया में सब मर जाएंगे, दुनिया गर्म हो जाएगी, पृथ्वी की जलवायु बदल जाएगी। पर हम लोग फिर ये कहते हैं कि भाई देखो, तुम लोगों ने जब शुरुआत में, जब ये पवन ऊर्जा या ये सौर ऊर्जा, ये नाभिकीय ऊर्जा जब नहीं आई थी, तब तुम लोग भी तो मजे ले रहे थे। यूरोप वालों, अमेरिका वालों, तुम लोगों ने, इटली वालों, फ्रांस वालों, तुम लोगों ने खूब कोयला जलाया, वो जला जला के कोयला खूब तुमने फैक्ट्रियाँ चलाई, वो फैक्ट्री तुम उस समय मटेरियल बनाया, तुमने बेचा, और तुम उस समय खूब पैसे कमा कमा के 150 साल में तुम हो गए पैसे वाले, फैक्ट्रियों से, उद्योग धंधों से, कारखानों से। तब हम लोगों पे तुमने हम लोगों को गुलाम बना रखा था। हमारे इधर भी तुम जो कुछ कर रहे थे सब तुम ही ले जा रहे थे, हमारे इधर फैक्ट्रियाँ लगा के भी तुम ही ले जा रहे थे। अब हम आज़ाद हुए तो अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो तुम लोग कह रहे हो अब तुम कार्बन उत्सर्जन मत करो, कोयला मत जलाओ, ये तो बेईमानी हो रही। वो कहेंगे साहब दुनिया मर जाएगी। भाई मरे तो मरे, अकेले हम थोड़ी मरेंगे, सब मरेंगे, हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। अगर तुमको इतनी शौक है, जिंदा रहना है, तुम चाहे तो हमारे तो थोड़ा, हम सौर ऊर्जा बनाएं, हम परमाणु ऊर्जा बनाएं, हम नाभिकीय ऊर्जा बनाएं, पवन ऊर्जा बनाएं, तो हमें पैसे दो। तो ये चीजें हैं, लेकिन अब वो इतना पैसा कौन दे दे? तो हम सबसे ज्यादा हमारे पास ऊर्जा के स्रोत काय से हैं? कोयले से। कोयले से ऊर्जा बनाने को क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। अब राज्य में तापीय विद्युत ऊर्जा का विवरण देख लेते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। अब अमरकंटक ताप विद्युत को मैंने क्या कहा, देखिए एक चीज ध्यान रख लेना कि दो चीज चाहिए, कोयला और पानी। जहाँ पर कोयला खुदता होगा वहां से कोई बड़ी सी नदी गुजरती होगी, नदी से पानी मिलेगा। ऐसे कि साहब को हेडपम्प से पानी चला के ले आओ, एक आध बाल्टी भर लाओ, भाई वहाँ तो बहुत पानी चाहिए और बहुत कोयला चाहिए, तो वहीं लगाए जाएंगे यहाँ कोयला क्षेत्र को। हमने मध्य प्रदेश के पढ़े कोयला क्षेत्र, एक तो कहाँ पर है, मध्य भारत कोयला क्षेत्र, सिंगरौली, सीधी, सोहागपुर वगैरह,
और फिर अपना नीचे सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, जिसमें अपना बैतूल वगैरह क्षेत्र आ जाता है। यह विद्युत क्षेत्र विद्युत गृह शहडोल जिले के चचाई स्थान पर वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में अनूपपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर शुरुआत में 30 मेगावाट की 2 इकाइयाँ लगाई गई थी, मतलब 60 मेगावाट बन रहा था। इसका विस्तार 77-78 में इसमें 120 की 2 इकाइयाँ अपन ने और लगा दी। तो 120 और 120 कितने हो गए? 240 और 60 तो 300 मेगावाट लाइट बन रही है। कितनी? और एक इकाई लगा दी। इस विद्युत केंद्र को सोन नदी से पानी मिलता है और सुहागपुर क्षेत्र से क्या मिल रहा है? कोयला। अब सुहागपुर आपको पता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, और सोन नदी वहीं पे। 2001 में इस केंद्र का विस्तार करके पुनः उत्पन्न क्षमता 490 मेगावाट तक बढ़ाई गई। यानी 300 थी, अब कितनी हो गई टोटल? 490 मेगावाट। 190 और बढ़ा दी हमने, 490 मेगावाट तक यहाँ पर विद्युत उत्पादन हो रहा है। किस पर? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र पर। ठीक है, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। तो भैया कोयला कहाँ से मिलता है? सुहागपुर से। सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र, इसका निर्माण 1963 में हुआ। वेरी मोस्ट बैतूल जिले के सारणी नामक स्थान पर बनाया गया है। आपको मैंने बताया था, देखो मध्य भारत कोयला क्षेत्र जो इस तरफ है, और ये है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। सतपुड़ा कोयला मतलब ये पूरा क्षेत्र, इसमें मतलब बैतूल जिले में कोयला मिलता है। तो भैया सारणी नामक स्थान पर हमने बनाया। कब? 1963 में। यह ताप विद्युत केंद्र बैतूल के पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से में स्थित है, जहां से कोयला और तवा नदी से क्या मिलता है? पानी। तवा नदी नर्मदा की बड़ी सहायक नदी, होशंगाबाद से निकलती है, और पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र। देखो ध्यान से सुन लेना, ये है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र और ये है मध्य भारत कोयला क्षेत्र। ठीक है, ऊपर सोन नदी बहती है इधर। अब जिस व्यक्ति के दिमाग में नदी है, कोयला का क्षेत्र है, उसे ये याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। और जिसके दिमाग में ना पता है कि सोन कितने बह रही है या ताप्ती कितने बह रही है, तवा कितने नदी हैगी, क्योंकि ये चीजें हम पढ़ के तो आए ना। अभी हमने नदियां पढ़ी, फिर हमने खनिज पढ़े, तो सारी चीजें आपस में रिलेटेड होती है। तो भाई बैतूल जिले के पाथरखेड़ा से कोयला मिलता है, तवा नदी से पानी मिलता है, और संयंत्र में मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य की 2:3 के अनुपात में हिस्सेदारी है। मतलब ये 3:2 की क्या है? हिस्सेदारी। मध्य प्रदेश को 3 और राजस्थान को 2। ठीक है, या 60-40 यानी अगर 100 मेगावाट लाइट बन रही है तो 60 मेगावाट मिलेगी मध्य प्रदेश को, 40 मेगावाट मिलेगी किसको? ठीक है, राजस्थान को। तो अब ये दोनों का संयुक्त केंद्र हो गया। कौन किस किस का? एमपी का और राजस्थान का। ठीक है, इस संयंत्र के लिए अमेरिका में वित्तीय सहायता मिली थी। कहां से मिली थी? अमेरिका से। इसकी 5 इकाइयों की क्षमता लगभग 312 मेगावाट है। इसमें कुछ 5 यूनिट लगी हैं। यूनिट समझते हो ना, अलग अलग सेक्टर, यहाँ बन रही है थोड़ी सी लाइट, यहाँ बन रही है अलग अलग ऐसी इकाइयां। तो कितनी इकाइयां लगी टोटल? 5। बाद में 2 अन्य इकाइयां लगाई गई। वर्तमान में इस विद्युत कॉम्प्लेक्स की कुल क्षमता कितनी हो गई है? 1437 मेगावाट। बहुत बढ़ा दी गई है। कौन सा था ये अपना? सतपुड़ा 16 इसकी तो और ज्यादा दी है, इसमें 1642 मेगावाट। 1642 इसकी सर्च करना। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की विद्युत उत्पन्न क्षमता कितनी है? पुराने नोट्स में दी है 1642 मेगावाट, इसमें दी है 1437 मेगावाट। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की विद्युत उत्पादन क्षमता सर्च करो, कोई बताओ कितनी आ रही है? कितनी है? 1642। तो 1642 ही कर लेना, 1642 मेगावाट, जिसमें से आपको पता है 60% एमपी को मिलना है और 40% राजस्थान को। सतपुड़ा 2 गए हमारे, कौन कौन से हो गए? अमरकंटक और सतपुड़ा। अगला हमारा है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। तो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहां पर है? उमरिया में, मध्य भारत कोयला क्षेत्र। सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा था? उमरिया। सबसे बड़ा था सुहागपुर। सबसे मोटी कोयला की परत सिंगरौली। ताप विद्युत केंद्र उमरिया जिले के वीर सिंहपुर स्थान में स्थापित किया गया। इस केंद्र का पहली इकाई मार्च 1993 में चालू की गई थी। इस संयंत्र में लगी चारों इकाइयों की क्षमता
210 मेगावाट है। बाद में 500 मेगावाट का विस्तार इकाई भी लगाई गई। इसकी वर्तमान में उत्पादन क्षमता 1340 मेगावाट है। कौन सा है अपना? संजय गांधी। ठीक है, ये सही है, 1340 है। कितनी है? 1340 मेगावाट। पहले वाले की अमरकंटक कितनी थी? अमरकंटक वाले की, आराम करो, सतपुड़ा की थी 1600। उससे पहले पढ़ा था उसकी थी 490। अमरकंटक पढ़ा था ना पहला, फिर सतपुड़ा पढ़ा, फिर आप पढ़ रहे हैं संजय गांधी। तुम लोग मतलब यही तो तुम लोग आदत है, तुम कभी भी रिकॉल नहीं करते, आगे केवल पढ़ते जाते हो, पीछे का तुरंत यहीं के यहीं भूलते जाते हो। घर है तो जाने की छोड़ो छोड़ो, घर है की सोच मत सोचो, तुम यहीं गए। और अगर हम चीज को पढ़ के जरा पिछले को एक बार याद कर लें तो फिर ध्यान रख लेना कि चीजें याद हो जाती हैं। हमेशा यही गलती करते हो, आगे पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, पीछे सब भूलते चले गए। ऐसे नहीं पढ़ते। इस ताप संयंत्र के साथ साथ एक जल विद्युत संयंत्र भी लगाया गया था। इसकी क्षमता 20 मेगावाट है। ठीक है, वो इंपोर्टेंट नहीं है। यह जल विद्युत संयंत्र जोहिला नदी पर स्थापित किया गया था। मतलब ये कहना है कि यहाँ पर कोयले के संगे लाइट बना रहे थे, पर संगे अपन ने क्या लगा था, तो एक जल विद्युत संयंत्र जिससे 20 मेगावाट लाइट बन रही है ना। और जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे लगा हुआ है? जोहिला नदी पे। तो आप देख रहे हैं कि इसको उमरिया क्षेत्र से मिल रहा है कोयला, और जोहेला नदी से मिल रहा है पानी। किसको? संजय गांधी। मैंने पहला पढ़ाया था अमरकंटक, सोन नदी से मिल रहा था कोयला, सुहागपुर से मिल रहा, सुहागपुर से कोयला, सोन से, और 300 400 कुछ 490 लाइट बन रही थी। दूसरा हमने पढ़ा सतपुड़ा नदी, कौन सी? तवा, कोयला, बैतुल सारणी, और 1642 मेगावाट लाइट। तीसरा पढ़ा हमने संजय गांधी, उमरिया में, उमरिया से कोयला मिल रहा है, जोयला से पानी मिल रहा है, वो 1340 मेगावाट लाइट बन रही। समझ में आ रही क्या मेरी बात? चांदनी ताप, बताओ इसको क्यों याद करेंगे? बताओ, बताओ इसे क्यों याद करेंगे? ये प्रथम है, एमपी का प्रथम ताप विद्युत केंद्र है। अच्छा, और क्यों याद करेंगे? अच्छा और बताओ, मैंने कल बताया था। सबसे छोटा, चलो इसके लिए याद कर लो। और क्यों याद करेंगे? यही तो है कि तुम लोगों में से नशे में बैठे रहते हो। नहीं बताया था मैंने कल कि नेपा नगर अखबारी कागज कारखाना, नेपा नगर अखबारी कागज कारखाने के लिए, कारखाने के लिए लगाया गया था। ये इसलिए इसे लगा इसलिए गया था कि इसमें जो लाइट बनेगी वो कहाँ जाएगी? नेपा नगर। नेपा नगर का कागज कारखाना मध्य प्रदेश का पहला कागज कारखाना, और चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। याद है क्या आपको? इस विद्युत गृह की स्थापना 1953 में बुरहानपुर स्थित नेपा नगर में, नेपा नगर के कागज कारखाने की विद्युत आपूर्ति के लिए की गई। एमपी का पहला है। इसकी सर्वप्रथम कुल उत्पादन क्षमता 17 मेगावाट थी। वर्तमान में इसकी क्षमता 170 मेगावाट कर दी गई है। यह प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, इंपोर्टेंट। अगला देखो, जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। भाई देखो ध्यान सुन लो, ये इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि यह जबलपुर में मध्य प्रदेश का विद्युत मंडल है। क्या है? ये विद्युत मंडल ने खुद ने अपना वो लगाया है एक ताप विद्युत केंद्र। देखो सुनो, जितने ताप विद्युत केंद्र है ना, उन सबको चलाती है एनटीपीसी। कौन चलाता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ये जो है, ये एक सरकारी कंपनी है जो कोयले से लाइट बनाती है। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, थर्मल मतलब होता है तापीय, कोयले से, पावर मतलब विद्युत ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, तो भैया ये बनाती है। लेकिन इसको कौन चलाता है? राज्य विद्युत मंडल। किसको? किसको? हे मेरे प्रभु, हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी।
चलो और तो ठीक है, ये मैं तो ये देखता हूं कि आप लोगों की कितनी चेतना है, चेतना लेस हो, है ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि और सबको, मतलब कि इसको कौन चलाता है, किसको, तो वो कह रहे हैं एनटीपीसी को। अच्छा वो कुछ कुछ तो चलो ये कुछ कह भी रहे हैं, जैसे ये बैठी है तो भाई सूझे नहीं बैठ रही, क्या वो कर रहा है भाई, सूझे नहीं पड़ रही, जबकि मैं समझा के ही पूछ रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि राज्य में इतने सारे कोयला से लाइट बनाने के जो संयंत्र हैं, उन सबको एनटीपीसी चलाती है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन। इसको चला, जबलपुर को चलाता है राज्य विद्युत मंडल। मैं पूछा हूं किसको चलाता है, तो एनटीपीसी को चलाता है। और ये एक सोच रही कब का हो रहा हो, क्यों भाई गुलबंद बांधे तू तो सूद नहीं बैठ रही, क्या हो रहा हो, तू 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 गुलबंद नहीं बांधे, मूड से बांधे, आज रोटी तू का डाल रही क्यों, हे पुतरिया चिड़ैया, कछु पल्ले पड़ रहा हो बेटा, कहाँ पड़ रहा हो है, न बताइए मैंने क्या कह दी, बता क्या कह दी मैंने, तुम क्या सुन लाई, तो जो समझ में आई ते कह दे, ईमानदारी से बिना डराए। मैंने क्या कहा है एक बार रिपीट कर दे, क्या मुंह में जबान नहीं है, कछु तो बोल, क्या बोला है मैंने अभी, जो 2-3 लाइनें बोली वो मैंने क्या बोली हैं, क्या तू बोल नहीं पाती, ऐसा कर, जीभ निकल बाहर, तांतु लगाए, क्या बोला है मैंने, नहीं पता, क्या बोल रहा हूं मैं तब से, हाँ ताप विद्युत केंद्र। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये घर पे भी ऐसी बोलती होगी क्या, तू मुझ तो ने मुंह बता, क्या तूने सुना नहीं, सुन लिया तो फिर तू क्यों नहीं बोल पा रही है, क्या कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्या, मैं ये पूछ रहा हूं कि मैंने क्या बोला, ये बता दे बस। इतना टाइम थोड़ी है बेटा कि मैं तेरा इंतजार करता रहूं, कुछ तो बोल, तू समझ रही कि मैं बिना बोले आगे बढ़ूंगा, मैं मारूंगा भैया का बेल, बता जल्दी, क्या कही मैंने, हाँ हाँ सही बोल रही, बोलना, कहा, कच्चे तो कह रहे हैं, खड़ी हो जा, खड़ी हो, अब बोल, बोल खड़ी हो जा, जल्दी बोल फटाफट, क्या कहा मैंने, हाँ ताप विद्युत केंद्र, है एनटीपीसी, क्या, तू खड़ी हो जा, तू खड़ी हो बगल में, हाँ तू बोल, तू बोल रहे, ठीक है, और एनटीपीसी वो, हाँ वो क्या करता है डांस करता है, एनटीपीसी क्या करता है, अरे ये करता क्या है, इसका काम क्या है, ये कौन से ताप विद्युत केंद्र चलाता है, राष्ट्रीय, बुरा मौकी सबरे, सबरे, ये कंडीशन है यार, तुम लोग देख रहे हो, का तो सुधा ही बैठ रही का, अब मुंह बताओ ऐसे पढ़ाऊंगा यार मैं, तुम लोगों में से अभी मैं किसी से ही पूछूं ना कुछ भी चीज, मुझे तो तब अपने आप पे तरस आता है कि मैं मास्टर भगवान बनू ही कायक हूं, मतलब अब ये चीज सामान्य सी बात है, मैं बता रहा हूं कि भैया सब रे कोयला सा चलबे बारे कारखाना ने एनटीपीसी चलाता है, और एक ही चलाता के लिए जबलपुर बारे विद्युत मंडल, जब मैं कहाँ की रीजनिंग हैगी, कहाँ को दिमाग लगाने, सुन के ही तो बोलने, तब रे मुंह से आवाज नहीं हिट रही, क्या है बुरा है मुंह की, बट आराम करो, मर जाओ, नेक चुरू भरे पाइप डूब के नाक छना डाल लो, कहा जहाँ बैठी रही तो जबलपुर ताप विद्युत केंद्र जो है
उसको उसने अपना खुद का क्या लगाया हुआ है कि राज्य के विद्युत मंडल ने अपना खुद का ताप विद्युत केंद्र लगाया, क्योंकि राज्य का जो विद्युत मंडल है वो जबलपुर में ही है। इस ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1960 में जबलपुर में की गई थी। इस ताप विद्युत केंद्र को जबलपुर कोयला क्षेत्र से कोयला और नर्मदा नदी के बरगी बांध से पानी मिलता है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 151 मेगावाट है। ये लिखा है वेरी मोटी। इसका संचालन राज्य विद्युत मंडल के द्वारा किया जाता है। सही में क्या होगा? विंध्याचल बृहत ताप परियोजना। विंध्याचल बृहत, बृहत का मतलब होता है बड़ा, और सुन लीजिए ये देश का सबसे बड़ा है। ये देश का सबसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में स्थित है, जहां सबसे मोटी कोयला की परत है। फिर बोल रहा हूं, ये देश का सबसे, एशिया की दूसरी सबसे, भारत की सबसे बड़ी मोटी कोयला की परत और एशिया की दूसरी सबसे मोटी 135-36 मीटर, 135 मीटर मोटी कोयला की लेयर परत। समझ रहे हो ना? खुदा खुदा जाओ तो 135 मीटर नुका मिले वो कोयला कोयला मोटी, इतनी मोटी कोयला की परत। 2001 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह ताप विद्युत परियोजना 1987 में सिंगरौली जिले के बेड़न नामक स्थान पर स्थापित की गई। वर्तमान उसकी कुल उत्पादन क्षमता 4760 मेगावाट कितनी है? ठीक है, 4760 मेगावाट बढ़ गई हो रहे 4760 मेगावाट। याद रख लेना, क्या लिख लेना? देश की सबसे बड़ी है, देश की सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र, ताप विद्युत केंद्र। बेड़न सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है क्योंकि सबसे बड़ा है। इस परियोजना के प्रथम व द्वितीय चरण में क्रमशः रूस, पूर्व संघ मतलब रूस और विश्व बैंक के द्वारा की मदद से बनाया गया था। इसकी पहली दूसरे चरण को हमने रूस और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसको लगाया था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यह परियोजना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित है। यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम मतलब अपना वही एनटीपीसी, एनटीपीसी, ठीक है। इस ताप केंद्र में केंद्र से 5 राज्य और 1 केंद्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ये 5 राज्य ने और दमन दीप तथा दादर नगर हवेली को क्या मिलती है? 5 प्रदेशों को और 1 यूटी केंद्र प्रदेश, ठीक है, को विद्युत आपूर्ति मतलब लाइट पहुंचाई जाती है, करंट पहुंचाया जाता है। इस ताप केंद्र से 30% विद्युत की आपूर्ति होती है। इस ताप केंद्र से देश की 30% विद्युत आपूर्ति होती है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का है को पूरे देश का मध्य प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। कौन सा? विंध्याचल थर्मल पर। कहां पर है? सिंगरौली, बेड़न। सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, यह कहां पर है? खंडवा में के डोंगलिया में स्थित है। इस ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1960 में जबलपुर में की गई थी। इस केंद्र का उद्घाटन मार्च 1915 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस केंद्र को कोयला सतपुड़ा क्षेत्र से तथा जल सुक्ता नदी से मिलता है। पानी सुक्ता नदी से मिल रहा है और कोयला मिल रहा है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से। बांधव मांडू ताप विद्युत केंद्र, यह गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त है। बीना ताप विद्युत गृह, यह परियोजना सागर जिले के बीना नामक स्थान पर लगाई गई है। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। बीना ताप विद्युत गृह में विंध्य प्रदेश से कोयला और पानी बीना नदी से प्राप्त होता है। तो बीना, तो याद रखना बीना में है, 1000 मेगावाट लाइट बनती है। विंध्य क्षेत्र से कोयला मिलता है और पानी मिलता है बीना नदी से, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख ताप विद्युत परियोजना, केवल इनको याद रख लेना। जैसे विंध्याचल कहाँ पर है? सिंगरौली में 460 लाइट बन रही है। अमरकंटक कहाँ है? चचाई शहडोल में 490 लाइट बन रही। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र सारणी बैतूल 13-14-37 लाइट बन रही। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र बीर सिंहपुर शहडोल 1340 लाइट बन रही। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र जबलपुर में 151 मेगावाट लाइट बन रही। बीना ताप विद्युत केंद्र सागर में
या कितनी बन रही, 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट। चांदी तापविद्युत केंद्र नेपा नगर 170 मेगावाट। पेंच तापविद्युत केंद्र ये छिंदवाड़ा में, देखो जब भी पेंच आए तो एमपी प्लस महाराष्ट्र, ये याद रख लेना, किसकी समझ है, चाहे तो पेंच ताप विद्युत केंद्र हो, चाहे फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे पेंच जल विद्युत परियोजना हो। मालवा ताप विद्युत केंद्र खंडवा में। इसके अलावा 2 3 4 अपने नोट्स में और दिए, जैसे कि सिंगाजी तो हो ही गया, इसमें दादा धूने वाले प्रोजेक्ट खंडवा में, लिख लेना अलग से, अपने पुराने नोट्स में दिए हुए हैं। जैसे दादा धूनी वाला थर्मल प्रोजेक्ट खंडवा में, एसआर थर्मल प्लांट सिंगरौली में। एसआर ये प्राइवेट है, कैसा है, निजी प्राइवेट है, सिंगरौली में। जेपी थर्मल प्लांट बीना में, जेपी थर्मल प्लांट, और एक जेपी है सिंगरौली में, ये दोनों भी प्राइवेट हैं, जेपी थर्मल प्लांट एक बीना में और एक सिंगरौली में। लिख लेना फटाफट, जेपी 2 हैं, एक बीना में और एक सागर में, नहीं सिंगरौली में। जेपी बीना सिंगरौली लिख लिया। और लिखो मोजर बेयर, ये हमारा जो है अनूपपुर में है, कहाँ है, अनूपपुर में। और मोजर बेयर लिखिए, कहाँ लिखिए, अनूपपुर में। और लिख लेना गाडरवाड़ा है नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर कहाँ है, नरसिंहपुर। और एक और लिख लेना लास्ट, बुंदेलखंड। बतराओ मत, लिख लो चुपचाप, आराम खोरो। बुंदेलखंड थर्मल पावर प्लांट, जो है हमारा बरेठी छतरपुर। आज अपनी रीजनिंग क्लास नहीं होगी, नीतीश सर के पेट में दुख रहा है, ज्यादा खा गए होंगे बफर। कल पढ़ेंगे अपन क्या, जल विद्युत केंद्र। और सुनो, जल विद्युत केंद्र में कुछ भी नया क्यों नहीं है नया, क्योंकि जल विद्युत केंद्र मतलब क्या, नदी पर डैम। और हमने सारी नदी पढ़ ली, सारी नदियों के डैम पढ़ लिए, और साथ में हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मतलब कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये बुक का होमवर्क देना, और बुक